अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आज आप आए। थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज अ प्लेजर आरजू जी, ऑलवेज अ प्लेजर। बहुत अच्छा लगता है जब आप इनवाइट करती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज मैंने आपको काफी लेट बुला लिया। आई होप कि आप शो के बीच में सो नहीं जाएंगे। कुछ आप पब्लिक में मेरी मगर हम आज बात करना चाहेंगे ओमान और इंडिया की। बड़ा हंगामा है ओमान और इंडिया मिलकर, आखिर ऐसा क्या करने वाले हैं? जी कुछ करने वाले नहीं है। देखिए, देयर इज अ शिफ्ट कमिंग मिडिल ईस्ट में। ये जो इस्लामिक मुमालिक, इस्लामिक देश, अरब वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड, इससे दुनिया आगे चल रही है। अब वो सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज, ये नॉमेनक्लेचर होता जा रहा है। सो गल्फ कंट्रीज को भी तो ये डिसाइड करना है ना कि आने वाले 100 साल में वो अपना फ्यूचर क्या देखते हैं। बिकॉज जिस तेजी से ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे काम हुआ है, फॉसिल फ्यूल को जिस तरीके से दुनिया रिजेक्ट कर रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, मुझे पूरा यकीन है कि इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा नहीं है। 10 से 15 साल की शेल्फ लाइफ है। और यदि आपकी इनकम का टोटल बेसिस ही खाली ये है, क्या नाम है आपका, ऑयल, तो फिर आप सोच लीजिए जब ऑयल की खरीदारी कम हो जाएगी तो आपका इनकम कहां से होगा। सो अरब कंट्रीज वांट्स टू डाइवर्सिफाई देयर इंटरेस्ट, दे वांट टू एम्ब्रेस मॉडर्निटी। और जो आए ओमान के, ये 26 साल के बाद ओमान के जो हिज एक्सीलेंसी हिताम साहब आए, 26 साल बाद आया, उन्होंने ट्रेड एग्रीमेंट किया। आपको ये पता होगा कि इंडिया ने G20 पे ओमान को स्पेशल इनवाइट किया था। तो उस इनविटेशन के बाद ये जो आए हैं ओमान के जो शेख हैं या जो जो राजा हैं, बादशाह हैं, ये आए हैं, इनको वेलकम है। और ट्रेड रूट पे और ट्रेड एग्रीमेंट पे बहुत सारे सिग्नेचर होंगे। और आपको पता ही है कि जो गल्फ कंट्रीज है उसमें इंडियन डायस्पोरा जो है वो बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करता है इन फॉर्म ऑफ नॉट ओनली लेबर फोर्स बट ऑल्सो इंटेलेक्चुअल फोर्स। दे आर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेबरर्स, प्लम्बर्स, नर्सेज, एवरीवन इज फ्रॉम इंडिया। तो इसलिए ये जो ट्रेड रूट है वो हेल्प करेगा। प्लस ओमान से भारत का जो रिश्ता है वो कोई 1-2 साल पुराना तो है नहीं, हजारों साल का है। अरेबियन सी के इस तरफ हम हैं, अरेबियन सी के उस तरफ वो हैं, और ट्रेड रूट हमारा सदियों से चलता रहा है। तो इट्स अ वेलकमिंग स्टेप टू विच लुक्स इनटू द फ्यूचर। ऐसे ही देखते इसको। बिल्कुल। और क्योंकि ये न्यूज़ काफ़ी चल रही है और इस पे काफ़ी लोग बात भी कर रहे हैं। आपके ख्याल से कितना इम्पोर्टेंट होगा? एक तो यूरोप के साथ भी एक आप जानते हैं ना कि जैसे हमारा सी पैक है, उसी तरह का एक ट्रेड रूट जो है वो यूरोप के साथ भी किया जा रहा है। ये उससे हटकर है या उसके साथ ही है ये आपके ख्याल से? सीपेक इज अ पार्ट ऑफ BRI ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि रिवाइवल ऑफ द ओल्ड सिल्क रूट बाय चाइना। तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव का ये कॉरिडोर था, ठीक है ना। सिल्क रूट का कोई पार्ट तो नहीं था, ये कॉरिडोर था ताकि पाकिस्तान के जो आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके। और चाइना के जो जो कनेक्टिविटी का मॉडल है उसके अगेंस्ट में दुनिया अपना मॉडल चाहती है, एक ऑल्टरनेटिव मॉडल चाहती है, जो मॉडल देश को उनको किसी डेट ट्रैप में न डाले, ट्रांसपेरेंट हो, डेमोक्रेटिक हो, इंक्लूसिव हो, उनके कल्चर का रिस्पेक्ट करता हो। चाइनीज तो रिस्पेक्ट नो कल्चर, उनको तो पता ही नहीं है कि दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट क्या होती है, सेंसिटिविटी क्या होता है। सो चाइना इज अ मॉडर्न डे इंपीरियल, जिसे कह लीजिए इंटरप्राइज। वो अपने जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती की थी, बिजनेस के लिए आई और फिर वो आपको टेक ओवर कर लेती थी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग बाय द चाइनीज इनकॉर्पोरेशंस। वो जाते हैं दूसरे देशों में, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉस्ट है वो इतना ज्यादा, मतलब समझ लीजिए डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है इनकम के, कि वहां के लोग जो हैं फिर उस प्रॉपर्टी को उनको सरेंडर कर सकते हैं। पाकिस्तान एग्जाम्पल है, आपका कराची स्टॉक एक्सचेंज आज की डेट में उन्हीं के पास है, और आपके कराची पोर्ट का कुछ हिस्सा उनके पास है। तो आप ये समझ ले, हम्बन टोटा एक एग्जांपल है, अफ्रीका के कई देश इसके एग्जांपल हैं, जो चाइनीज ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, या चाइनीज जो इनिशिएटिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है कनेक्टिविटी के नाम पे, वो उसके ट्रैप में आ चुके हैं। और इंडिया और जो
मिडिल ईस्ट है और यूरोप है, दे आर ऑफरिंग एन ऑप्शन कि भाई हमारे पास भी है, हम भी वो काम कर सकते हैं जो चाइना करेगा, आप चूज कर लो जो आपको पसंद है। तो चाइना को क्या फॉलो किया जा रहा है या चाइना से डरा जा रहा है, क्या क्या हो क्या रहा है? क्योंकि हर चीज में चाइना को ही लेकर क्यों बात की जा रही है आपके ख्याल से? चाइना देखिए, दुनिया जो रन कर रही है उसके सेंटर में हर चीज की एक बेसिस होता है ना, बेसिस है कि जो हम जो अपना फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ बिहेवियर है ये कैसे कर रहे हैं, मनमाने तरीके से कि जो मन में आएगा वो करेंगे या जो मन में नहीं आएगा वो नहीं करेंगे, ऐसे होगा क्या? इस तरीके से नहीं होता, आपको रूल बेस्ड होना पड़ता है। चाइना उस रूल्स को मानने को तैयार नहीं है। चाइना से कि हम ये जो रूल्स ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, हमें हमारे रूल्स के हिसाब से चलना है। सो द वर्ल्ड हैज बीन नाउ स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट, स्प्लिट इनटू टू पार्ट। वन इज दोज हु आर सेइंग कि जो दुनिया है वो रूल ऑफ लॉ बेस्ड रिलेशंस पे चलेगी, चाइना कह रहा है वो रूल ऑफ लॉ का लॉ हम डिटरमाइन करेंगे, हमारे हिसाब से दुनिया चलेगी। जैसे देखिए आपने साउथ चाइना सी में उन्होंने रिक्लेमेशन किया लैंड को, वो उसके बाद उनका जो फिलीपींस के साथ जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट था वो हैम्बर्ग के लॉ ऑफ द सी ट्राइब्यूनल में गया, उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। वो यूनाइटेड नेशन की बात नहीं मानते हैं, उनका टेररिज्म को लेकर के डिफरेंट आउटलुक है जो कि दुनिया के आउटलुक से मैच नहीं करता है। तो China has created a problem, at least a perceptual problem कि चाइना का राइज जो है वो डिस्टर्बेंस होगा उन कंट्रीज के लिए जो चाइना से इंफीरियर हैं या चाइनीज इकोनॉमी के माइट के आगे खड़े नहीं हो पाएंगे। तो ये जो रूल ऑफ लॉ बेस्ड इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन यूएन चार्टर है, ये चाइना उसको एक सीरियस थ्रेट कर रहा है, चाइना उसको एक सीरियस चैलेंज कर रहा है। इसीलिए चाइना के ग्रोथ को लोग पॉजिटिवली नहीं ले रहे हैं। अदरवाइज अगर चाइना का ग्रोथ हो उसमें लोगों को प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो दुनिया की जो कई प्रॉब्लम है उसको चाइना इफेक्टिवली हेल्प कर सकता है सबसाइड करने में। जैसे आपका फूड क्राइसिस है, आपको क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया भर के। ऐसी कई चीजों में चाइना कैन प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी चाइना वांट्स टू गवर्न द सिस्टम, चाइना वांट्स टू कार्व आउट इट्स ओन रूल, वो प्रॉब्लम। बिल्कुल सही। लेकिन सर एक इसके अलावा भी एक न्यूज और जो मैंने मुझे नजर आई या मैंने देखी, वो एक फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी, ये क्या है? ये भी न्यूज है और इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने मुझे भेजी भी थी शायद। हाँ, ये देखिए ये तो डीआरडीओ, मतलब ये मैंने आपको इसलिए भेजी थी कि देयर इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टेकिंग प्लेस इन इंडिया अंडर मोदी जीज लीडरशिप। लेकिन अगर ये तो होता ही रहेगा, बिकॉज अब नाउ इंडिया इज नॉट गोइंग टू लुक बैक। इंडिया को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे जाना ही जाना है। मगर मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं। आज मैं सोच रहा था बैठे बैठे कि इस आपके प्रश्न से इधर जा रहा हूं क्योंकि मेरे मन में ये बात आई कि पाकिस्तान की जो लोग हैं वो, या जो उनके जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं या जो थिंकर्स हैं, एटलीस्ट सारे तो नहीं है लेकिन कुछ हैं जो हर बात पे वॉर की धमकी देते हैं। सो आई वाज सिंपली थिंकिंग कि पाकिस्तान के पास हर चीज का सॉल्यूशन वॉर क्यों है? क्योंकि आप देखिए जो चाइना की जो बात चल रही है वही बात से इस बात को अगर हम जोड़ें कि व्हाई इज इट दैट कि पाकिस्तान का हर प्राइम मिनिस्टर या हर पॉलिटिकल बॉस जो है वो फ्रस्ट्रेट होके एक ही चीज देता है, क्योंकि कश्मीर में आर्टिकल 370 को हॉलो आउट कर दिया गया तो भाई हम वॉर कर देंगे। अच्छा इंडिया ये कर रहा है तो हम वॉर कर देंगे, न्यूक्लियर वेपन चला देंगे। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सीखना नहीं चाहते। दुनिया ने इसी वॉर से छुटकारा पाने के लिए, और मैं बार बार कह रहा हूं कि यूरोप के 1000 साल के वॉर का इतिहास और इनन्यूमरेबल डेथ और इनन्यूमरेबल जिसको डिस्ट्रक्शन कह लीजिए, उस विजडम का निचोड़ है यूएन चार्टर में प्रोहिबिशन ऑन यूज ऑफ फोर्स। ये जस्ट कोजेंस है। अब मैं आपको बता दूं, आपके जो लिसनर्स हैं उनको, चूंकि ये थोड़ा टेक्निकल लीगल भाषा है, कि ये यूज कोजेंस कई लोग कहते हैं, जस्ट कोजेंस कहते हैं, इसको परम्पटरी नॉर्म्स भी कहते हैं। परम्पटरी नॉर्म्स का मतलब वो होता है कि देखिए एक देश ये कह रहा है कि हम सॉवरेन, हम जो चाहे वो कर ले,
हम जैसी चाहे वैसी ट्रीटी बना ले, क्योंकि लॉ बनाने का हक तो हमको है इंटरनेशनल रिलेशन में। परम्पट्री नॉर्म्स ये कहते हैं कि देशों के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो अपनी मन मर्जी का लॉ नहीं बना सकते और ना ही अपनी मन मर्जी की एक्शन कर सकते हैं। उसमें से एक जो नॉर्म है उसको कहते हैं यूज ऑफ फोर्स, प्रोहिबिशन ऑन यूज ऑफ फोर्स। यूज ऑफ फोर्स यानी कि बल का प्रयोग, ताकत का प्रयोग दुनिया में बार किया जा चुका है, बंद किया जा चुका है। दुनिया की कोई भी ऐसी कॉज नहीं है जिसके लिए वर्ल्ड अब आपको फोर्स यूज करने की इजाजत देता है। और ये यूज ऑफ फोर्स यूं ही नहीं आ गया, ये यूज ऑफ फोर्स इसीलिए आया क्योंकि ये डीकॉलोनाइजेशन, दुनिया में कॉलोनाइज किए गए, कभी रिलीजन के नाम पे, कभी पॉलिटिकल सिस्टम के नाम पे। अगर यूरोप ने दुनिया को जीता कभी रिलीजन के नाम पे, कभी पॉलिटिकल सिस्टम के नाम पे, तो उसी तरीके से तुर्कों ने जीता पॉलिटिकल सिस्टम के नाम पे, कभी रिलीजन के नाम पे। आप दुनिया ने ये सीख लिया, ना तो रिलीजियस इंपीरियलिज्म चलेगा ना तो पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म चलेगा। दुनिया में पीस होने का एक ही तरीका है कि जो जिनका घर है, जो सभ्यताएं जहां डेवलप हुई हैं और वो जिस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहती हैं, उस जीवन को मान्यता प्राप्त कर दे, मान्यता दे दीजिए। वो मत कहिए कि आपका जीवन शैली गलत है, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे रिलीजियस हो, और हम आपको नई जीवन शैली देंगे। यूरोप ने ये 1000 साल की उनकी जो लड़ाइयां चली हैं, वो क्रूसेड लड़े, आपस में लड़े, मुस्लिम क्रिश्चियन की लड़ाई हुई, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक की लड़ाई हुई, हर चीज लड़ाई लड़ने के बाद उनको ये समझ में आया कि भैया फोर्स जो है वो सोल्यूशन नहीं है दुनिया की प्रॉब्लम का। और उन्होंने यूएन चार्टर में यह बात कह दिया कि अब फोर्स किसी भी मुद्दे का इंटरनेशनल रिलेशन में पॉलिसी नहीं हो सकता। फोर्स कैन नॉट बी अ पॉलिसी इन इंटरनेशनल रिलेशन, दिस इज द क्रक्स ऑफ द यूएन चार्टर। सही। तो आपके लोग सुधरना नहीं चाहते हैं, पढ़ लिख के थ्योरी रिविजिट नहीं करना चाहते, मगर उस थ्योरी के लिए, टू नेशन थ्योरी को सही साबित करने के लिए न्यूक्लियर वेपन यूज करने को तैयार है, मगर टू नेशन थ्योरी को रिविजिट करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं सर, ये जो बार बार धमकियां लगाते हैं ना, कभी वॉर की और कभी न्यूक्लियर वेपन्स की, तो वो तो खैर एक चीज है जो मेरी मदर कहा करती थी, आई डोंट नो मेरी ऑडियंस को समझ आएगी या नहीं, लेकिन ये कि वो कहती थी खाली बर्तन शोर ज्यादा करता है। तो वो हमारी हालत जो है ना इस वक्त खाली बर्तन वाली हुई हुई है पाकिस्तान की। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये बोलते हुए, लेकिन क्या करें, जो जो फैक्ट है वो फैक्ट है। इसीलिए हम शोर ज्यादा मचाते हो ना। न्यूक्लियर वेपन सर और भी कई कंट्रीज के पास है, कभी कहीं से सुना आपने हम चला देंगे, हम फेंक देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे? ये हमारे यहीं से होता है। और जंग के भी हर वक्त, यानी पहले टीटीपी ने यहाँ पे नाक में दम कर रखा है इनका, और जिस तरीके से अटैक्स चल रहे हैं कि लोगों की जाने जा रही हैं और ये काबू नहीं कर पा रहे, उसके ऊपर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उठकर कह देते हैं कि हम तो 300 बार जंग लड़ने को तैयार है। और ये नहीं सोच रहे कि मैं 300 बार क्यों लड़ रहा हूँ, पहली दूसरी बार में जीत क्यों नहीं रहा, 300 टाइम्स क्यों जाना पड़ रहा है। नहीं देखिए, वो ये बात 300 या 1 की नहीं है, बात ये कि दुनिया की सोच और आपकी सोच में मैच नहीं आ रही है। दुनिया ये कह रही है कि यूज ऑफ फोर्स, मैं कह रहा हूं जस्ट कोजेंस है, परम्पट्री नॉर्म्स है, ये दुनिया नहीं बर्दाश्त करेगी। कोई भी कॉज हो कि आप वॉर के लिए जाएं, उस पर कोई भी कॉज हो, आप अपनी थ्योरीज को जो आउटडेटेड हैं, जो आउटशाइंड है, जो आउटलिव्ड है, उनको रिविजिट नहीं करना चाहते, अपनी दिमागी शक्ति नहीं इस्तेमाल करना चाहते, प्लुरलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जिसे कह लीजिए दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, दूसरे की हिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, मगर न्यूक्लियर वेपन चलाने को तैयार हो। मतलब यू हैव डिसाइडेड कि हम दिमाग का उपयोग नहीं करेंगे। और ये कोई ऐसा नॉलेज नहीं है जो नॉलेज की बड़ा जबरदस्त और नया नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, ये नॉलेज दुनिया में एग्जिस्ट करता है। दुनिया ये जो यूएन चार्टर बनाई है, या तो आप उसको एक ट्रीटी के फॉर्म में देख ले, या आप ये देख ले कि ये 1000 साल का विजडम है दुनिया का, यूरोप का। यूरोप वही तो किया, क्रिश्चियनिटी ने वही किया जो इस्लाम ने किया। दोनों ने ही तलवार के दम पे दुनिया में लोगों को जाकर के बदलने का काम किया ना। भाई दुनिया में 102 क्रिएशन थ्योरी है, सबके अपनी अपनी थ्योरी है कि कौन पहले इंसान, पहला इंसान कौन था और कैसे इंसान बना। ये आपका एक क्लेम है, 102 क्लेम में आपका भी एक क्लेम है। अब आपका ये कि हमारा क्लेम इसलिए सच्चा है कि हम तलवार उठा करके गर्दन काटने को तैयार है, ये आपके क्लेम का बेसिस है, जस्टिफिकेशन है कि हम तलवार से गर्दन काट देंगे, नहीं तो हमारा क्लेम मानो। तो पॉइंट ये है कि ये जो माइंडसेट है कि हम सही हैं और हम रिविजिट नहीं करेंगे, हम इसको किसी, जिसे कहते हैं कि दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर देंगे, गलत होते हुए भी।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हो या आपकी कॉन्सेप्ट गलत है, मगर जिस थ्योरी पे दुनिया जा चुकी है उसी थ्योरी पे आपको जाना है, क्योंकि आप उसी के इनहेरिटर हो, मैं बार बार कहना चाह रहा हूं। नहीं तो आपको क्या लगता है कि सोच के जी हमने सोचना नहीं है और हमने बस सिर्फ यही बात करनी है, तलवार वाली भी बात जो आपने की, ये सोच सिर्फ पाकिस्तान के लोगों में है या जो हम वहां पर बहुत से मुसलमान हिंदुस्तान में भी मौजूद हैं, क्या उनकी भी यही सोच है? देखिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान में दो तरीके के मुसलमान हैं। एक आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, रिजवान अहमद जी हैं, आपके शो पे मैंने उनको देखा है। ऐसे बहुत से मुसलमान भाई बहन हैं जो अपनी मिट्टी से जुड़े हैं, अपनी मिट्टी के लिए जान देने को तैयार है। उनकी नंबर थोड़ी कम है। बहुतायत में मुसलमान वो हैं जो भारत को कहते हैं भारतीय तो हैं, मगर उससे पूछ लीजिए कि भारत की कल्चर की एक अच्छी चीज बताओ, तुम भारतीय हो, जस्ट टेल वन गुड थिंग्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और जो इंडियन हो वो नहीं बताएगा, क्योंकि उसको सब गलत लगता है, वो उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है, उसको एक अजीब सी थ्योरी बता दी है। वो उसकी गलती नहीं है। देखिए, पाकिस्तान का वजूद पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान की जड़ें हिंदुस्तान में है। पाकिस्तान हिंदुस्तान में बना था, आप तो गलती से बन गए। आपके यहां तो यूनियनिस्ट गवर्नमेंट आनी थी, और अगर खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने प्लेबिसाइड का विरोध नहीं किया होता रायशुमारी का पख्तूनख्वा में, तो हो सकता है पख्तूनख्वा आज इंडिया में होता। पाकिस्तान की जड़ें पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान जिस स्कूल ऑफ थॉट से गवर्न होता है उसका नाम है देवबंदी, वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है, या उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। दूसरा स्कूल से जो वो गवर्न होता है वो बरेलवी, वो भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो दुनिया की सबसे बड़ी तबलीगी जमात है, जिसके की जो जो लोगों को इस्लाम सिखाने जाते हैं, उसका गढ़ मेवात है और उसका जड़ भी मेवात है। पाकिस्तान में इस्लाम की जड़ें नहीं है, या पाकिस्तान में पाकिस्तान की जड़ें नहीं है, लेट मी से इट लाइक दैट। जो इंडियन इस्लाम है उसकी सारी जड़ें हिंदुस्तान में रहती हैं। तो ये कह देना कि हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान से, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, वो लोग जो भी कह दें। लेकिन भारत के मुसलमान को भी टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान नहीं गए, हमारे बाबा और दाद नहीं गए तो हम टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिए। टू नेशन थ्योरी के रिजेक्शन का मतलब है कि आप बोलिए कि हमारा जो हमारे पूर्वज थे वो इसी कल्चर के थे, हमें जय श्री राम भी उतना ही प्यारा है जितना अल्लाह अकबर पुराना प्यारा है। क्या हिंदुस्तान का मुसलमान ये कह रहे हैं? वो नहीं कहेगा, बिकॉज पाकिस्तान का मुसलमान ने तो बोरो किया है हिंदुस्तान के मुसलमान से ना। पाकिस्तान के मुसलमान को सिखाने वाला तो देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट है ना। देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट तो हिंदुस्तान में आता है। आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं अपने मदरसों में? कोई पाकिस्तान का कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है? एक स्कूल ऑफ थॉट बता, अभी अभी शुरू है आपके यहाँ, लब्बैक और ये सब अभी शुरू हुई है, और ये भी कोई रिटर्न तो वो नहीं है। आपकी सारी जो इंपॉर्टेंट किताबें है वो यहां से लिख के जाती है। आपका जो तबलीगी जमात है जिसपे आपको सबसे ज्यादा प्राउड है, वो हिंदुस्तान में उसका मेन सेंटर है। तो सर फिर ये 1947 में यहाँ क्यों नहीं आ गए, वहां क्यों बैठे रहे लोग? भाई क्योंकि वो उनकी थ्योरी है ना, वो तो ये मानते हैं, वो एक तो वो अपने फ्रीडम को समझते हैं वो सच है, क्योंकि दूसरी दुनिया कहती है कि आपका फ्रीडम है, आप झूठ सच जो मानना है मानो। तो उनको ये लगता है कि हमारा झूठ ही सच है, या हमारा सच ही दुनिया का झूठ है, जो भी उनको मान ले। दुनिया उसको यूं नहीं देखती, दुनिया कहती फ्रीडम है, जो मानना है मानो। अब वो सामने वाले को कह रहे तो यार तुम ये मत बोलो, भाई आप ये नहीं समझ रहे हो कि वो आपके फ्रीडम को एक्सरसाइज कर रहा है, क्योंकि उसके लिए आपका सच सच नहीं है। आपका सच है। अपना सच दूसरे का सच बनाने की गलती मत करो, और ये मत कहो कि तुम गलत बोल रहे हो, क्योंकि अगर हम बोलने लगे तुम गलत बोल रहे हो तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं रह जाएगा फिर। क्योंकि मेरे हिसाब से तो अब मेरी थ्योरी क्या है, मेरे हिसाब से तो सब सही है। लेकिन अगर क्रिश्चियंस, भाई आप बोले हो कि हम मुसलमान हैं, पहले क्रिश्चियनों से तो बोलो, क्रिश्चियन से बोलो कि वो आपको मान लें, यहूदियों से बोलो आपको मान लें, क्योंकि आपका सारा का सारा मूसा से शुरू होता है ना। अगर प्रॉफिट मूसा नहीं होंगे तो प्रॉफिट मोहम्मद की एग्जिस्टेंस का सवाल ही नहीं उठता। तो प्रॉफिट मूसा के मानने वालों से तो पूछो, वो तुमको मानने को तैयार हैं? वो नहीं मानने को तैयार है, तो हमसे क्या बोल रहे हो? इवन आप क्रिश्चियनिटी से पूछ लो, क्रिश्चियन से पूछ लो, आप तो जीसस क्राइस्ट को मान रहे हो, जिस भाषा में भी मान रहे हो, पर क्या जीसस क्राइस्ट को मानने वाले आपको मान रहे हैं? तो हमसे आकर के क्यों लड़ रहे हो? आपका सच वो सिर्फ आपके दिमाग में है, बाकी दुनिया के दिमाग में नहीं है। वो आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे फ्रीडम दे रहा है। आप समझ लो कि मेरा फ्रीडम है कि मेरा सच हो गया। इससे तो सर सिर्फ नुकसान ही हो रहा है सर, इसका फायदा तो कोई नहीं हो रहा है। इसका फायदा उनको होगा, उनको जाकर के जो यूरोप ने जो किया, अपने आके सोसाइटी वैसी बनानी पड़ेगी, उनको नेशन स्टेट मानना पड़ेगा,
क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है। जब वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन उस देश जिस देश में वो रहते हैं वहां की पॉलिटिकल बुक को मान लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जब वो वहां के इतिहास से अपने आप को जोड़ देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे टर्की है, टर्की के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 4 कहता है कि सेक्युलरिज्म को चेंज नहीं किया जा सकता। सेक्युलरिज्म मतलब कि आप पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग करेंगे, पर वो तो पॉलिटिक्स को रिलीजन से नहीं अलग करते। और पॉइंट ये है कि अगर आप सिर्फ नहीं, तो अब वो दिक्कत है ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का मजा भी लेना चाहते हो, कहते हैं हम पॉलिटिक्स नहीं मानते, कहेंगे हम आर्टिकल 44 नहीं मानते क्योंकि उसमें फलाना का भी लॉ आएगा, धमकाना का भी लॉ आएगा, और स्टेट का जो ऑप्शन है, क्या नाम है, प्रोहिबिशन का, उसको भी तुम करो, ये करो, 50 चीजें वो इस तरीके के वो मतलब जिसे कह लीजिए कंफ्यूजिंग थॉट्स देते हैं। बट द डे टिल द डेट वो भारत के संविधान में या किसी भी देश के संविधान में 100% अपना वो पॉलिटिकल पावर सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक मुसलमान सेक्युलर नहीं होगा। जब तक मुसलमान ये कहेगा कि कुरान मेरी सबसे पहली किताब है और बाकी सब किताबें उसके नीचे हैं, तब तक वह सेक्युलर गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का आनंद नहीं ले सकता। यही गलती आपके यहां पे हो रही है। आप चाहते हो डेमोक्रेसी बिना सेक्युलराइजेशन के। डेमोक्रेसी का उद्भव होता है जब सेक्युलराइजेशन होता है। इस प्रोसेस के बिना डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, जो अब्राहमिक फेथ वाली डेमोक्रेसी है। क्योंकि आपके यहां पे सब एक बराबर नहीं है। मैं काफिर हूं भाई, मैं मुशरिक हूं, मैं नजस हूं, कैसे एक बराबर हो जाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन जो बराबर करेगा वो मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि गॉड ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि नॉन बिलीवर्स कैन नॉट बी इक्वल टू बिलीवर्स। तो आप गॉड से या तो रिविजिट करवाओ इस थ्योरी को, या तो फिर ह्यूमन मेड थ्योरी लाओ। सो पॉइंट है कि पाकिस्तान को डेमोक्रेसी के मजे तो चाहिए, मगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं चाहिए। बुत परस्ती का मजाक तो उड़ाना है, मगर डेमोक्रेसी के थ्रू इलेक्शन लाना है, ऐसे नहीं होता। आपको गुजरना पड़ेगा। आपको जब तक आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहेगा कि कुरान के हिसाब से हम चलेंगे, आप डेमोक्रेसी के सपने भूल जाइए। अब 3,04,74 इलेक्शन करवा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप डेमोक्रेसी मतलब इलेक्शन के थ्रू अनकुरानिक काम करके कुरान को लाना चाहते हैं। सीधा रहिए आप, इलेक्शन का फास्ट क्यों? आपको जब ये लास्ट सेंटेंस, जब आपको निजाम मुस्तफा ही चाहिए तो निजाम मुस्तफा का जो डायरेक्ट रूट है उस पर क्यों नहीं जा रहे, जो अफगानिस्तान का रूप है? नहीं सर, मैंने पहले भी कहीं किसी शो में कहा था कि हम उतना ही इस्लाम फॉलो करते हैं जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, उससे ज्यादा अफगानिस्तान वाला अफोर्ड नहीं कर सकते तो नहीं जाएंगे। हाँ, यहाँ अफगानिस्तान में शरिया चाहिए, यहाँ पे हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे हम जैसे रह रहे हैं हम वैसे ही रहना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। भाई तो ये आप कह रही है ना, या लास्ट सेंटेंस, ये आपका पर्सनल विषय है, मगर जो आपकी मोरालिटी का जो कंपस है, जो क्या कह रहे हैं, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो ये नहीं कहता। वो तो कहता है कि हमें इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को प्रमोट करना है, शरिया लॉ को लगाना है और इसको एक आइडियल इस्लामिक सोसाइटी बनाना है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रही है, ऐसे कैसे चलेगा? सर चल रहा है ना, ऐसे ही तो चल रहा है। आप देख लीजिए आप पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, ये तो है। रिजल्ट तो बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन बहरहाल ऐसे ही चल रहा है और ऐसे ही चलाना भी चाहते हैं ये लोग। इससे ज्यादा कुछ नहीं, कोई भी नहीं पसंद करेगा कि एग्जैक्टली वही चीज फॉलो की जाए जो कि किताब में लिखी हुई है या जो शरिया लॉ कहता है। इसे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की यही तो हो रही है, इलेक्शन करवा लेना चाहिए, इलेक्शन नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन, हमारे यहाँ आग लग जाती कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कैसे नहीं हो रहा है? आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन माने ठेंगा, क्योंकि लोगों को पता है कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो वो क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट किताब तो कुरान है, तो फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन को कौन मानता है? ऐसा ही है सर, मैं समझ रही हूँ सर, ऐसा ही है। और इसी तरीके से कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, कोई वैल्यू नहीं है, और इसीलिए जो हाल हुआ है वो भी इसी वजह से हुआ है। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर।